गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शानदार क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज आपके इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको वोकैबुलरी लर्न कराने वाला हूं। वर्ड्स के मीनिंग भी बताएंगे, उसके एग्जाम्पल्स में उसके यूजेस को भी सिखाएंगे, मतलब सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए यहां पर सबसे पहले यहां पे ये कौन कौन सी क्लासेस जो डेली बेसिस पे मेरी होती है आपको पता होना चाहिए। एंड ये है सबसे पहली क्लास 8 बजे का एडिटोरियल एनालिसिस। अभी आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल थोड़ा होली का माहौल चल रहा है ना, सो ये सारे लोग नहीं अवेलेबल हो पाते, इस वजह से कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग यहां पे प्रोवाइड की जा रही है। ये क्लास में आपको बाकी जैसे ही ये सारी चीजें कंप्लीट होगी हम लोग फिर से लाइव में एडिटोरियल एनालिसिस जिस तरीके से करते हैं वही चीज करेंगे दोस्तों। सो एडिटोरियल एनालिसिस जब तक नहीं है तब तक हम कभी एरर कर रहे हैं न्यूज़पेपर से, कभी हम एडिटोरियल कर रहे हैं न्यूज़पेपर से, कभी हम वोकैब कर रहे हैं न्यूज़पेपर से। ये चीज 2-4 दिन तक अभी कंटिन्यू रखेंगे जो वाकई बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आज का थॉट ऑफ द डे जो किसी जबरदस्त स्टूडेंट की तरफ से है, और ये कहते हैं स्टूडेंट की तरफ से नहीं है, जो मतलब गूगल करके निकाला है हमने, और ये पर्टिकुलर थॉट कहता है कि डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, उस समय मत रुको जब आप थके हुए हो। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, आप उस समय बिल्कुल भी ना रुके जब आप थके हुए हैं, ठीक है ना। उस समय आप बिल्कुल भी ना रुके जब आप थके हैं, बल्कि रुके तब व्हेन यू आर डन, बल्कि रुके तब जब आपने कार्य को पूरा कर लिया हो। राइट एवरीवन, जब काम पूरा हो जाए तब आप रुके, ये ना सोचे कि थकान सी हो गई है अब रुक जाते हैं तब रुक जाते हैं, तो इस तरीके से फिर काम नहीं चल पाएगा दोस्तों। राइट, सो गोल पर फोकस करें, करते रहें तब तक जब तक पूरा ना हो जाए। आइए शुरू करते हैं वोकैबुलरी का सेशन। सो इस तरीके से हम लोग इस पैटर्न पे हम लोग करेंगे। वर्ड होगा, उसकी मीनिंग होगी, उसका वन एग्जाम्पल में यूज होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला अकाउंटेबिलिटी, आपने बहुत बार सुना होगा अकाउंटेबिलिटी। जब लास्ट में ITY आता है तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन बनता है, तो अकाउंटेबिलिटी एक नाउन है, पहली बात। अकाउंटेबिलिटी नाउन का दूसरे फॉर्म में अगर आप लेके जाएंगे कि इसके दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस क्या है, तो अकाउंटेबल होता है। यानी TAB जो लिखा है ना, बी, इस बी के बाद आप LE लिख दो तो अकाउंटेबल, ये बन गया अकाउंटेबल। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अकाउंटेबल आपका एडजेक्टिव है और अकाउंटेबिलिटी आपका नाउन है। मतलब हम किसी भी ऐसे एडजेक्टिव जिसका अंत ABLE पर होता है, क्योंकि ये ए भी है, ABLE पर हो रहा है, आप उसको अगर नाउन बनाना है तो उसी ABLE को ABILITY में कन्वर्ट कर दो, उसका नाउन फॉर्म हो जाएगा। तो अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी, ये नाउन है, वो एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों, यानी कि जिम्मेदारी, और अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। जैसे वो एडजेक्टिव तो उसकी मीनिंग भी एडजेक्टिव, जब वो नाउन तो उसकी मीनिंग भी नाउन। सो अकाउंटेबल का मीनिंग हो जाएगा जिम्मेदार, और अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी, ठीक। एक एग्जांपल लेंगे बच्चों, जैसे कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हैज इरोडेड पब्लिक रिस्पेक्ट फॉर बिजनेस एंड पॉलिटिकल लीडर्स। यानी कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है, जिम्मेदारी की जो कमी है, उसने पब्लिक रिस्पेक्ट और बिजनेस को, सबको एकदम क्या कर दिया, खराब कर दिया, वो कर दिया, इरोडेड कर दिया है, पब्लिक रिस्पेक्ट को भी, बिजनेस के लिए और पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है अकाउंटेबिलिटी होना, जिम्मेदारी होना सारी चीजों के प्रति। चलो आ जाओ सेकेंड वर्ड पे आते हैं बच्चों। दिस वॉज योर फर्स्ट वर्ड। सेकेंड वर्ड दैट्स वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट है ना, ये वर्ड है स्टैम्पीड, STAMP, स्टैंप और फिर EDE, ऐसे याद रखिए, स्टैंप EDE, स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब होता क्या है, भगदड़। आप देखे होंगे बहुत जगहों पे क्या होता है, भगदड़ सी हो जाती है, मतलब भाग दौड़ शुरू हो जाए। भगदड़ ये वाली वो भगदड़ नहीं, एक प्रकार से डिसऑर्डर वाली सिचुएशन बन जाए। अ सडन पैनिक्ड रश ऑफ अ नंबर ऑफ हॉर्सेस, कैटल और अदर एनिमल्स, या कोई इंसान की भी हो सकती है, नंबर ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। भगदड़ मच जाए कहीं पर, स्ट्राइक चल रही थी और वहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दी, भगदड़ हो गया। वो भगदड़ चाहे जानवरों की हो चाहे इंसानों की हो, उसी को हम स्टैम्पीड कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है, क्योंकि भगदड़ एक नाम है, वो जो वहां का माहौल बना है उसका एक नाम रख दिया गया, दैट इज भगदड़, और उस भगदड़ को इंग्लिश में बोल दिया गया स्टैम्पीड। स्टैम्पीड हो गया बच्चों भगदड़। एक एग्जांपल लेंगे, ये अच्छा ये लिखा तो है, उसकी ये मीनिंग है यार, एग्जांपल यहां पे नहीं है ना। ही जस्ट सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम स्टैम्पीड, यानी अ बॉय सेव्ड हिमसेल्फ
फ्रॉम स्टैम्पीड, यानी भगदड़ से बॉय ने अपने आप को बचाया। ये इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। आगे आ जाओ बच्चों, एक और इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है उसी स्टैम्पीड के लिए, दैट इज रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब भी होता है सिचुएशन जब आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो उस रैम्पेज वाली सिचुएशन बन जाती है। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ भगदड़। नेक्स्ट है पिलग्रिमेज। आपने बहुत बार सुना होगा पिलग्रिमेज वर्ड। ये पिलग्रिमेज आपको ज्यादातर सुनने में आएगा जब बारिश का मौसम होगा, सावन का महीना। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा होती है पिलग्रिमेज भोले बाबा की। बोल बम बोल बम बोल बम, याद होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पिलग्रिमेज मींस होता है तीर्थ यात्रा। अब पिलग्रिम्स जर्नी, हिंदी में इसको कहते हैं तीर्थ यात्रा। तो जो तीर्थ यात्रा है उसी को पिलग्रिमेज कहा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिलग्रिमेज में से अगर मैं एजीई हटा दूं तो मुझे मिलेगा केवल पिलग्रिम, है ना, PILGRIM। पिलग्रिम कौन होता है? जो तीर्थ यात्रा करते हैं, यानी कि तीर्थ यात्री। जो तीर्थ यात्री है उनको कहते हैं प्यारे बच्चों पिलग्रिम। और तीर्थ यात्रा, जो तीर्थ यात्रियों के द्वारा की जाने वाली यात्रा, उसको पिलग्रिमेज कहते हैं। दोनों में फर्क समझिए। पिलग्रिमेज एक यात्रा है और पिलग्रिम आपका यात्री है। पिलग्रिम एक इंसान है जो तीर्थ पे जाता है, उसको पिलग्रिम कहते हैं। और पिलग्रिमेज है उस इंसान के द्वारा की जाने वाली जर्नी, उसको पिलग्रिमेज कहते हैं। एक एग्जांपल लेंगे बच्चों। ही वांटेड टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज टू प्रयागराज, यानी वो प्रयागराज की तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता था। प्रयागराज, संगम, प्रयागराज, राजा है ये, है ना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ही वांटेड टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज टू प्रयागराज, यानी वो प्रयागराज की तीर्थ यात्रा पे वांटेड टू गो, जाना चाहता था। लेट्स हैव नेक्स्ट वर्ड, दिस इज कंसेंट। दैट्स वेरी स्पेशल वर्ड। दुनिया के किसी भी काम में अगर आपने कोई भी काम किसी के कंसेंट के अगेंस्ट में किया तो जेल हो सकती है। तो इसका मतलब कंसेंट का मतलब क्या हो गया? सहमति, परमिशन फॉर समथिंग टू हैपन, यानी किसी चीज को करने की सहमति। ये जो सहमति है या स्वीकृति है, इसी को हम कहते हैं बच्चों कंसेंट। समझ रहे हैं? कंसेंट का मतलब हो गया किसी चीज को करने के पीछे आपकी सहमति। कुछ भी करना हो, आप सामने वाले का अप्रूवल लें, उसके मन के खिलाफ अगर कोई कार्य कर रहे हैं और उसने अगर पुलिस केस कर दिया तो जेल हो सकती है। सो ये हमारा हो गया कंसेंट। कंसेंट कंसेंट एक नाउन है प्यारे बच्चों, सहमति एक नाउन है, अप्रूवल एक प्रकार से कह लीजिए इसका मतलब होता है। नो चेंज मे बी मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। किसी कंपनी के 4 पार्टनर्स थे, 2 कह रहे हैं कि ये चेंज कर दो, तो मैनेजर ने कहा सर सारे लोग बोलेंगे तभी चेंज होगा, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स हम चेंज नहीं कर सकते। सो कंसेंट का मतलब सहमति। चाहे किसी कंपनी में कुछ काम कराने हो उसकी सहमति, चाहे एक 2 दोस्त हैं उनको कुछ काम करना है तो आपस में एक दूसरे की सहमति, है ना। हस्बैंड और वाइफ हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो उसमें सहमति, महिला मित्र पुरुष मित्र हैं उसमें आ रहे हैं तो उसमें सहमति। तो हर एक चीज में कंसेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक मूवी आई थी जो इसी कंसेंट पर बहुत ही बवाल मचा दी थी, आप सभी लोगों ने हो सकता है देखा हो या नहीं देखा तो सुना होगा, पिंक, अमिताभ बच्चन की मूवी। उस मूवी में ये बहुत अच्छे तरीके से इस पर्टिकुलर मुद्दे पर बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश डाला गया है, द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट इन आवर लाइफ। दैट्स द बेस्ट थिंग। ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया कंसेंट। उस मूवी को कभी मौका लगे तो आप देख सकते हैं, कभी भी मौका लग सके तो। आगे बढ़ते बच्चों। Here we have next word, this is eloped. This is a verb. elope का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म eloped होता है। मतलब जब हम डी जोड़ते हैं तो इसका सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म बनता है दोस्तों। सो eloped का मतलब है रन अवे सीक्रेटली, चुपके से भाग जाना, इन ऑर्डर टू गेट मैरिड, शादी करने के लिए। आजकल देखो लोग, मतलब ट्रेंड सा मचा है, लड़की लड़का भाग जा रहे हैं। 18 साल के लड़की लड़का, 22 साल के लड़की लड़के, 25 साल के लड़की लड़के भाग रहे हैं। करियर से ज्यादा उनको है कि शादी कर लें हम, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो। ये जो शादी करने के लिए लड़की लड़का भाग जाते हैं, इसको कहा जाता है इलोप। समझ गए इलोप क्या होता है? ये लोप हो गए, इलोप हो गए। लेटर ही इलोप्ड विद वन ऑफ द हाउसमेट्स। अरे बाप रे, हाउसमेट्स के साथ है भाग गया, लो। और कौन नहीं मिला, हाउसमेट एक लेके भाग गया, बाहर ठरकिए था ये बेचारा। वह क्या कहे, बुद्धि नहीं है तो बेचारा ही बोलना पड़ेगा उसको, और क्या। सो लेटर, बाद में, ही इलोप्ड विद वन ऑफ
मतलब वो कहता था किसी लड़की से हमसे शादी करोगे, वो कह रहा है पापा नहीं मानेंगे, तो हाउसमेट लेके भाग गया। लो आगे आ जाओ। कॉन्सिक्वेंसेज, दैट्स अ वेरी स्पेशल वर्ड। कॉन्सिक्वेंसेज जब लास्ट में ENCE दिख जाता है तो समझ जाइए वो नाउन है। कॉन्सिक्वेंसेज इज अ नाउन। इसका मतलब है परिणाम, रिजल्ट, कोई किसी चीज का कंक्लूजन ऑफ समथिंग कॉन्सिक्वेंसेज कहलाता है। अ रिजल्ट और इफेक्ट टिपिकली वन दैट इज अनवेलकम और अनप्लीजेंट, यानी ऐसे परिणाम जो वास्तव में आप चाहते ही नहीं हैं। अनवेलकम प्रोग्राम जो होते हैं, परिणाम होते हैं जो बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा नहीं है, तो उसको हम कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। तभी कहते हैं कि देखो यार, अगर तुम ये करने की सोच रहे हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। अगर तुम इलोप होने का सोच रहे हो तो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट विल बी वेरी डेंजरस। पापा नहीं मानेंगे, गोली अलग मार देंगे। तो गाइस यहां पे कॉन्सिक्वेंसेज यानी परिणाम। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कहते हैं अब्रप्ट विथड्रॉल ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। अब्रप्ट विथड्रॉल ऑफ ड्रग, ड्रग ट्रीटमेंट का क्या हो सकता है, कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, इसके बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इन सबकी स्पेलिंग भी याद रखनी है, अच्छे वर्ड्स हैं। लाइसन, LIAISON, लाइसन एक नाउन है। इसका मतलब है एक सेक्सुअल रिलेशनशिप, स्पेशली वन दैट इज सीक्रेट और इलिसिट, यानी एक ऐसा सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जो कि सीक्रेट है, लोगों को पता नहीं है, बट इलिसिट है। अब देखो, जैसे कि आपने कहा द हेड पोर्टर वर्क्स इन क्लोज लाइसन विद द रिसेप्शन ऑफिस, यानी जो हेड पोर्टर है वो काम करता है इन क्लोज लाइसन में, किसके साथ, विद द रिसेप्शन ऑफिस के साथ। ये है। एक और अगला वर्ड लीजिए, दिस इज पर्टिनेंट गाइज। एक एडजेक्टिव होता है, पर्टिनेंट एक एडजेक्टिव है। मोस्टली जब वर्ड ENT पे खत्म हो तो एडजेक्टिव ही माना जाता है उसको, ज्यादातर। आई एम नॉट सेइंग 100%, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस। इसका मतलब है रिलेवेंट और एप्लीकेबल होना टू अ पर्टिकुलर मैटर, किसी पर्टिकुलर मैटर पे रिलेवेंट है, इसका मतलब वो उचित है, एकदम जेन्युइन है, जैसा चाहिए बिल्कुल वैसा ही है, उसे हम कहेंगे दोस्त पर्टिनेंट होना, उचित होना। She asked me a lot of very pertinent questions. उसने मुझसे बहुत सारे उचित सवाल पूछे, बहुत सारे उचित सवाल पूछ डाले। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, बहुत सारे pertinent questions पूछ डाले, genuine questions, relevant questions पूछ डाले। So this is pertinent, which is an adjective. That's very special. Next we have this is tranquility. अगर मैं इसका ITY हटाऊं, जिसके लगने से ये नाउन बना है, अगर मैं इसको हटाऊं तो मुझे मिलेगा ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ट्रैंक्विल। जब ट्रैंक्विल केवल अगर आप देखेंगे तो वो TRANQUIL, ये ट्रैंक्विल एक एडजेक्टिव है, विच मींस होता है काम, यानी कि शांत, यानी कि एडजेक्टिव। और ट्रैंक्विलिटी ITY जोड़ दिया तो ये बन गया नाउन, यानी कि शांत से शांति बन गया, राइट। जब ये ट्रैंक्विल है तो पीसफुल मीनिंग है, ट्रैंक्विलिटी तो केवल पीस, फुल गायब हो गया। पीसफुल एडजेक्टिव है, पीस आपका नाउन है, राइट एवरीवन। सो एग्जांपल है पासिंग कार्स आर द ओनली नॉइज, इकलौती ऐसे आवाज हैं दैट डिस्टर्ब करती हैं शांति ऑफ रूरल लाइफ, रूरल लाइफ के शांतिपूर्ण वाले जीवन को बाधित करती हैं। डिस्टर्ब मींस होता है बाधित करना। दिस इज द आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट पे आते हैं, दिस इज विटिएटेड, दैट्स अ वेरी स्पेशल वर्ड, विटिएटेड। विटिएटेड एक वर्ब है, आप देखो विटिएट करना होता है, डी जोड़ दिया तो विटिएटेड एक सेकंड और थर्ड फॉर्म की वर्ब बन गया। स्पॉइल द क्वालिटी ऑफ एफिशिएंसी, कोई चीज किसी क्वालिटी को स्पॉइल करना, डर्टी करना, दूषित करना, गंदा करना, उसे हम कहते हैं दोस्तों विटिएटेड करना, गॉट इट। सो ये हो गया। जैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है हैव बीन विटिएटेड के द्वारा बाय द राइज ऑफ पॉपुलेशन, डेवलपमेंट प्रोग्राम खराब हो गया पॉपुलेशन के बढ़ने से, जाहिर सी बात है। अब डेवलपमेंट प्रोग्राम कुछ बनाया गया है, 5000 लोगों के हिसाब से पॉपुलेशन 4 लाख हो गई किसी जगह पे, तो उस मामला हो गया सारा खराब, यानी विटिएटेड हो गया, बेकार हो गया, स्पॉइल हो गया, सब खराब हो गया। ओके नेक्स्ट है एंडेंजर्ड। बच्चों केवल डेंजर, DANGER, ये नाउन होता है खतरा, लेकिन जैसे आप एन जोड़ते हो इसके साथ तो एंडेंजर क्या होता है, एक वर्ब बनता है, और एंडेंजर्ड पास्ट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव बन जाता है, गॉट इट।
सो गाइस इसका मतलब है ऑफ स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज के लिए सीरियसली एट रिस्क पर होना या खत्म होने की स्थिति पर होना, खत्म होने की स्थिति पर आ जाना। जैसे आप कह सकते हो कि इंसान की जो हम लोगों ने देखा एक्सटिंक्शन हुआ डायनासोर का, तो डायनासोर के एक्सटेंशन के पहले आप ये बात लोगों ने करा होगा उस समय, हालांकि लोग रहे ही नहीं तो बात क्या करेंगे, लेकिन मान लो रहते तो क्या बात करते, यही बात करते कि यार जो डायनासोर की स्थिति है ना बहुत गड़बड़ है, वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, तो दे आर इंडेंजर्ड, है ना, उनकी जिंदगी खतरे में है, संकटग्रस्त है। ओके, सो लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट करने का इंडेंजर्ड स्पीसीज, अब एक कानून बनेगा इंडेंजर्ड खतरे में पड़े हुए स्पीसीज जीवों को प्रोटेक्ट करने का, बचाओ इनको, लोग मार रहे हैं, है ना, तो ये है इंडेंजर्ड। फिर है कंटेंशियस, CONTENTIOUS, जब OUS लास्ट में आता है तो हम समझते हैं वो एडजेक्टिव है। अगर हम आई के बाद OUS जो लिखा है उसको OUS ना लिखकर ON लिख दें, यानी कंटेंशन कर दें, तो ये नाउन बन जाएगा। OUS, US हटा के N लगा दो तो नाउन, और N हटा के US लगा दो तो एडजेक्टिव। गॉट इट? सो इन्वॉल्विंग हेट्रेड आर्ग्यूमेंट, विवादपूर्ण, एकदम हेट्रेड आर्ग्यूमेंट हो गया। जैसे न्यूज एंकर्स को देखिए आप, जब वो डिबेट कराते कैसे कूद पड़ते एक दूसरे के ऊपर, लोग कुत्तों की तरह, है ना। तो क्या है, दिस इज कंटेंशियस, विवाद हो जाता है उनमें, एक कंटेंशियस इशू है, बहुत विवादित इशू है, बवाल मचा के रख देगा पूरा, है ना। नेक्स्ट अगला वर्ड है, दिस इज वल्नरेबल, मींस होता है असुरक्षित, ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन जो सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं, असुरक्षित सी हो गई है, अनसेफ है, वीक है, असुरक्षित है, उसे हम कहते हैं दोस्तों वल्नरेबल, असुरक्षित। जैसे आपने कहा वी वर इन अ वल्नरेबल पोजीशन, हम एक असुरक्षित पोजीशन में थे, जब हम वहां पे गए हमने देखा कि वहां का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारी बॉडी पे एकदम काला काला पड़ने लगा, हम भाग आए, वहां पे हमारी सुरक्षा बिल्कुल नहीं थी, असुरक्षित पोजीशन, दैट इज वल्नरेबल सिचुएशन। गॉट इट एवरीवन? तो दैट्स अ वेरी स्पेशल वर्ड। रेस्पिरेटरी जो होता है वो सांस से रिलेटेड होता है, श्वसन, आपकी जो सांस ले दी जाती है ना उससे, सो ब्रीदिंग से संबंधित है, श्वसन संबंधित है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है लोगों को। आप देखते हैं लोग जो दमा के मरीज होते हैं वो रेस्पिरेटरी डिजीज ही तो है उनको, दमा वाले। एस्मा के पेशेंट जिसको आप अस्थमा कहते हैं वो एक्चुअली एस्मा पढ़ा जाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें बच्चों। ग्रूसम, दैट्स अ वेरी स्पेशल एडजेक्टिव, ग्रूसम, ग्रूसम एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब भयंकर होता है। कहते हैं बहुत ही ग्रोसम सिचुएशन है यार, 122 साल बाद धरती पर, इंडिया पे खास तौर पे, इंडिया में खास तौर पे 122 साल बाद सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी इस साल, और ये सच्चाई है, कोई जोक नहीं है। इस साल 2023 सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, 122 साल के पश्चात इतनी गर्मी आएगी। बच के रहना भाई, सब पानी वानी खूब पीते रहना। कॉजिंग रिपल्शन और हॉरर, जिसको भयंकर कहेंगे, ग्रिसली कहेंगे। द मोस्ट ग्रूसम मर्डर हुआ, आपने देखा होगा कितना ग्रूसम मर्डर था, फिल्मों में दिखाते हैं इस तरीके का, है ना। चलो नेक्स्ट है असॉल्ट, मींस होता है आक्रमण या किसी पर हमला, असॉल्ट किया, तो एक फिजिकल अटैक हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, किसी भी तरीके से हो, फिजिकल अटैक हो। जैसे आप देखते हैं सेक्सुअल असॉल्ट, आप इस तरीके के शब्द लिखे हुए दिख जाते हैं ऑफिसेज में कि सेक्सुअल असॉल्ट अगर है तो अगर कहीं से भी पता चला तो बख्शा नहीं जाएगा। असॉल्ट मींस होता है हमला, कैसा भी हमला। सो ही प्लीडेड गिल्टी टू असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर, वो गिल्टी प्लीड किया उसने एक पुलिस ऑफिसर पर हमला करने के लिए, तो कैसा भी हमला हो, डंडा लेके दौड़ा लिया, असॉल्ट, है ना, कैसा भी असॉल्ट। इंपेडिमेंट एक नाउन है बच्चों जिसका मतलब होता है बाधा, एक हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन इन डूइंग समथिंग, कुछ करने में बाधा खड़ी करना, उसको इंपेडिमेंट कहते हैं। इंपेडिमेंट, अ सीरियस इंपेडिमेंट टू साइंटिफिक प्रोग्रेस, यानी साइंटिफिक प्रोग्रेस में एक बहुत ही सीरियस इंपेडिमेंट, एक बहुत ही सीरियस बाधा या रुकावट, दैट इज इंपेडिमेंट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, दिस इज इन्वेजिव, इन्वेजिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है टेंडिंग टू इंट्रूड ऑन अ पर्सन्स थॉट्स और प्राइवेसी, राइट, उसे हम कहते हैं इन्वेजिव, यानी कि आक्रामक, जिसको हिंदी में कहेंगे। सो जैसे कि आपने कहा पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम इन्वेजिव कैंसर, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सफर कर रहे हैं फ्रॉम इन्वेजिव कैंसर से, आक्रामक कैंसर से।
दैट्स अ वेरी बैड थिंग, इनवेजिव कहलाएगा ये। बच्चों अफ्रंट, अगला वर्ड है अफ्रंट। अफ्रंट का मतलब होता है अपमान करना किसी का। हमने इसको बताया भी था कि आप फ्रंट से ही सबका अफ्रंट कर देते, अपमान कर देते। She was affronted by his family members, familiarity, यानी अपने परिचितों के द्वारा ही उसका अपमान करवाया, अपमान हुआ वो। तो दिस इज affront, that's a very special noun. Stringent means होता है बहुत ही कठोर, बहुत ही स्ट्रिक्ट। कहते हैं you will have to take stringent action, बहुत ही कठोर एक्शन लेने पड़ेंगे लाइफ में, बहुत आगे जाना है तो। जैसे stringent guidelines on air pollution, गवर्नमेंट ने जब निकाला तो यहां पे लोगों को उसको फॉलो करना पड़ा एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो गया। सो स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस यानी कठोर, जिस पर सख्ती से पेश आया जाए। स्टिग्मा एक अच्छा वर्ड है लेकिन मीनिंग इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, दैट इज कलंक। स्टिग्मा मींस होता है कलंक, अ मार्क ऑफ डिसग्रेस, डिस्गस्ट, डिसग्रेस। मतलब कलंक शब्द तो जानते हैं, कहते हैं अरे तुम हमारे परिवार पे कलंक हो, धब्बा हो, ऐसे फिल्मों में डायलॉग सुने होंगे, वही कलंक है। द स्टिग्मा ऑफ हैविंग गॉन टू प्रिजन विल ऑलवेज बी विद मी, यानी जेल जाने का कलंक हमेशा लगा रहेगा, बना ही रहेगा। कलंक ही तो है अगर कोई जेल चला जाए तो। नेक्स्ट है बच्चों, अगला है टेंटामाउंट, एक एडजेक्टिव है which means equivalent in seriousness, यानी कि समान होना सीरियसनेस में, इक्विवेलेंट होना, दैट इज टेंटामाउंट। वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट, आपके कई जगहों पे पूछा जा सकता है। The resignation were tantamount to an admission of guilt. This is one example of tantamount as a noun, as an adjective, है ना, क्योंकि आप verb to be के बाद लिख रहे हो, obviously ये adjective ही होगा। नेक्स्ट है shrinking guys, एक adjective है जिसका मतलब becoming smaller in size और amount, जिसको कमी या सिकुड़ते हुए कहना, उसको हम कहते हैं दोस्तों shrinking। सिकुड़ना या श्रिकुड़ना कोई चीज का, है ना। The shrinking market has provoked a massive price war. This is shrinking, सिकुड़ते हुए मार्केट ने प्रोवोक कर दिया, बढ़ा दिया बहुत ही massive price war, पैसे का एक अलग ही जंग। राइवल्स वो होते हैं जो विरोधी लोग होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स में आपको दिख जाएंगे, सब एक दूसरे के राइवल्स बने घूम रहे हैं, लेकिन मिलते हैं तो सब एकदम भाई भाई की तरह मिलते हैं। ऐसे सामने पब्लिक के सामने राइवल्स है एक दूसरे के, है ना। तो राइवल्स मीन्स होता है विरोधी, है ना, जो एक दूसरे को अपोज करे। He has no serious rivals for the job, ये हो गया। कॉन्फ्लैग्रेशन मींस होता है भयंकर वाली जो आग लगती है ना, जैसे अमेज़न फॉरेस्ट में लगी बहुत ज्यादा वाली आग लगती है ना, अफ्रीका के जंगल में लगी है, आप लोगों ने सुना होगा, बुझ ही नहीं रही है, उसको हम कहते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन, भीषण अग्निकांड जिसको कहते हैं हिंदी में। एक्सटेंसिव फायर विच डिस्ट्रॉयज अ ग्रेट डील ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी, भीषण अग्निकांड, कॉन्फ्लैग्रेशन। जैसे जब लंका दहन हुआ था ना, रावण की लंका दहन, तो रावण की लंका में क्या लगा था, दैट वाज कॉन्फ्लैग्रेशन। हनुमान जी कॉन्फ्लैग्रेशन करके चले आए थे। कॉन्फ्लैग्रेशन मींस होता है भीषण अग्निकांड, पूरी लंका तहस नहस कर दी थी। A conflagration in many drought devastated communities, बहुत सारी ड्रॉट डिवास्टेटेड मतलब सूखे की मारी कम्युनिटीज के यहाँ क्या लग गया, कॉन्फ्लैग्रेशन, आग लग गई। एक तो ऐसी कुछ ना हो रहा, सब सूखा सूखा था और आग लग गया और जला के दिक्कत पैदा करते। सो ये रहे आपके सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पूरे 25 वर्ड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, नए वर्ड्स सीखने को मिले होंगे। ये सारे वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। आपको कैसा लगा ये सेशन, ये भी हमें कमेंट में बताइएगा। ये बीच बीच में इस टाइप के सेशंस आप चाहते हैं, अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही रेगुलर सेशन पाने के लिए जहां पे मैं एडिटोरियल आर्टिकल के साथ डिस्कस करता हूं, सुबह 8 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ते रहिएगा, ठीक है। तो चलो फिर सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलेंगे फिर हर रोज अपने ही टाइम पे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।